आप जानते हैं कि नेपाल में क्या हुआ? यानी नेपाल हमारी उम्मीद से कहीं आगे निकल गया। वहां एक भी सरकारी कार्यालय नहीं बचा, उसे पूरी तरह जला दिया गया या ध्वस्त कर दिया गया। नेपाल में ऐसा ही हुआ। वहां की सरकार ने कई गलतियां की जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वे प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए पुलिस और एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकते थे। अचानक वे उछल कूद करने लगे। फिर उसकी एक वजह है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, वरना कोई और समस्या नहीं है। हमें असली मुद्दे पर आना चाहिए। असली मुद्दा यह है कि युवाओं ने उम्मीद खो दी है। यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवा और लोग कहां उम्मीद खो रहे हैं, उस समय से आपको गिनती करनी चाहिए। अशांति शुरू होगी। यह यहां नहीं है, नेपाल से नहीं, यह दुनिया में कहीं से भी हो सकता है। मुद्दा अर्थव्यवस्था का है। फिर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे कारण हैं। महत्वपूर्ण घटना वह है जो इसका हिस्सा है। ये व्यवस्थाएं अर्थात बेरोजगारी, साथ ही लोग, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं और अन्य बच्चों को नौकरी मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो समस्याएं होंगी। ये स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। इसका एक स्वाभाविक कारण है। आप अखबारों में पढ़ेंगे कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सभी राज्यों और कई एजेंसियों को एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उन्होंने उनसे पिछले 15-20 वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए आंदोलनों पर एक पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसलिए मैंने कई वीडियो में कहा है कि कभी-कभी भारत में इसकी पुनरावृत्ति संभव है। इसके संबंध में अन्य चैनलों ने इससे संबंधित घटनाओं पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। यानी हम लोगों को कितना धोखा दे सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं, इसकी एक सीमा है। यानी आप लोकतंत्र को कितना दबाते हैं, और जब सरकार के खिलाफ कई आवाजें आती है, तो सोशल मीडिया, इस मुख्य धारा के मीडिया के साथ आप कितना दबा सकते हैं, इसकी भी एक सीमा है। नई रिपोर्टें जो आ रही हैं, वे हैं बिहार चुनाव जल्द होने वाले हैं। बिहार नेपाल की एक बड़ी सीमा है, जहां सेना से रिटायर हुए जवानों ने वीआरएस लेकर कई दिनों तक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने धरना दिया, सत्याग्रह किया और अंत में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी और एक बड़े समूह में बिहार की सड़कों पर पुनर्वास के लिए निकल पड़े। यानी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने पहले भी इस मुद्दे पर बात की है। भारत में हर साल इतने हजार लोग, इतने लाख लोग, 1.5 साल में इतने करोड़ लोग भारत आते हैं। उन्हें नई नौकरियां देना सरकार की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर उन्हें नौकरी नहीं दी गई तो ये जो बातें कही जा रही है, वे व्यवस्थित रूप से आगे नहीं बढ़ेंगी। यह सब दुनिया भर में हो रहा है, लेकिन अगर भारत की इतनी बड़ी आबादी है तो उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए। चलिए इन जवानों की बात को वहीं छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि ये रिटायर्ड जवान इस नौकरी को एक बड़ी समस्या के रूप में क्यों लेकर सामने आए? यही कारण है। चलिए इसे खारिज नहीं करते हैं। एक सेना का जवान जो अभी रिटायर हो रहा है, जब उसने 15 या 17 साल काम किया है, तो उसे पेंशन मिलती है। उन्हें कम से कम 25,000 रुपए मिलेंगे और जो भी पेंशन मिलती है उसका लाभ उन्हें रिटायरमेंट पर मिलेगा। उन्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी। इस रिटायर्ड व्यक्ति का जीवन भर का सपना अपना घर बनाने का है। जब जीवन शैली सामान्य हो जाती है तो लोगों का पुराना घर रहने लायक नहीं रहता। वे अपने बच्चों के लिए भी एक सुंदर घर बनाना चाहते हैं। उन्हें एक ऐसा घर बनाना चाहिए जो उनके लिए सुरक्षित हो। इसीलिए वे उस घर को बनाने के लिए कर्ज लेते हैं और जो पैसा मिलता है उसका इंतजाम अपने माता पिता और बहनों को पढ़ाने और शादी करने के लिए करते हैं। आप भारतीय परिवार की व्यवस्था जानते हैं। जब ऐसा होता है तो वह पूरी तरह से खाली हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि 25,000 रुपए पैसे से एक परिवार कैसे गुजारा कर सकता है? यानी अगर उनके 2 बच्चे हैं, या 2 बच्चे हैं, या 3 बच्चे हैं, या 1 बच्चा है, तो उसके माता-पिता है, उसकी पत्नी है, कभी उसकी बहन है, उसके भाई हैं। क्या इस पैसे का इस्तेमाल भारत में निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग कर सकता है? मेरा सवाल आसान है और मैं आपसे पूछूंगा। मैंने देखा कि सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि केरल में भाजपा के नेता राजीव चंद्रशेखरन का पिछले दिनों एक बयान आया था और सभी यूट्यूबर्स कह रहे थे कि बहुत से बदलाव आने वाले हैं, और उस समय मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा। उस समय मैंने कहा था कि कार, बाइक और इस तरह की कीमत कम होगा, बाकी की कीमत कम नहीं होने वाली। ये व्यापारी है जो इससे मुनाफा कमाएंगे। ये व्यापारी ज्यादातर भाजपा के सदस्य हैं।
सिंधी लोग जो भारत में सामान जमा करते हैं, ये लोग भाजपा के सदस्य हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सामान की कीमत कम नहीं हुई है। सिर्फ केरल में ही नहीं, भारत में कुछ भी कम नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, स्टूडियो है। आप जो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है। मैं भी बाजार जाता हूं और सामान खरीदता हूं, और जब मैं वहां जाता हूं तो मैं हर चीज की कीमत पूछता हूं। मैं कीमत पूछता हूं और उसे लिख लेता हूं, ताकि यह देख सकूं कि पहले सामान की कीमत क्या थी और अब क्या है। उन दुकानों में बिक्री कितनी है, क्योंकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को जानना ही उसे जानना है। फिर जब आप जान जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इतनी कीमतें बढ़ी हैं, इतनी महंगाई है, इतना सारा सामान पुराना बेच रहे हैं, इतनी कमी है जो सामान्य है। यानी जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एसी वाले कमरे में पढ़ाई करना। हम कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या हमें कार की बिक्री देखकर यह नहीं सीखना चाहिए? अभी पिछले 6-5 सालों में कारों की बिक्री अपने सबसे निचले स्तर पर है, और वे कहते हैं कि अब बढ़ेगी। क्योंकि कारों पर जीएसटी सबसे ज्यादा कम हुआ है, इसलिए कीमतें कम हुई है। लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बाजार में पैसा नहीं है, और आप जानते हैं कि कोविड महामारी के बाद रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही है और घरों की कीमतें गिर रही है। मांग तो है, लेकिन आपूर्ति नहीं है। आपूर्ति कैसे नहीं हो रही? कई सरकारी नियम है, और इन परियोजनाओं को बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। यानी अब दिल्ली जैसे कई शहरों में एक रियल एस्टेट एजेंट को 10 एकड़ का प्लॉट खरीदना पड़ता है, और उसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसलिए आपको उससे लोन नहीं मिलता। आप उतना निवेश करते हैं और उसे विकसित करते हैं, और उसके बाद ही बैंक लोन देता है। यानी जैसा कि मैंने कहा, पिछले 3 सालों में इन घरों की कीमतें नहीं बढ़ी है। पहले लोग ब्रोकरों में निवेश करते हैं, वह कार्यक्रम बंद कर दिया, क्योंकि पता नहीं कब उसकी कीमत गिर जाए। फिर जब रियल एस्टेट में गिरावट आएगी, तो स्वाभाविक रूप से रोजगार कम होगा। रोजगार निश्चित रूप से कम होगा। रोजगार कैसे घटेगा? क्योंकि भारत में कृषि सबसे बड़ा रोजगार सृजक है। रियल एस्टेट में कृषि दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजक है। इसकी वजह से कामगारों, मजदूरों, और इस वजह से बैंकों के एजेंट, उनकी एजेंसियां, यानी इंटीरियर डेकोरेशन वाले, यानी सबको काम मिला। जब मंदी थी तो रोजगार सामान्य रूप से कम हुआ। इस कोविड के बाद एक और झटका लगा। आपको उस घटना पर ध्यान देना चाहिए जहां हमेशा कहा जाता था कि वे घर से काम करना और भी आम हो गया है, क्योंकि फिर आपको इतना किराया देकर ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? लोग तो घर से ही काम करते हैं, सारा काम ऑनलाइन होता है, तो इस किराए की कोई जरूरत नहीं है। जब इस किराए की कोई जरूरत नहीं है, तो उस ऑफिस से जुड़े कुछ कर्मचारी हैं, कैंटीन है, वैसे ही सुरक्षा है, प्रशासनिक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो सुबह ऑफिस कम करते हैं, वे बेरोजगार है। तो आपको सबसे ज्यादा यूपीआई समझना चाहिए। उसके बाद आप में से कितने लोग इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी पिछले 3 सालों में भारत में एटीएम इस्तेमाल करने वालों की संख्या इसे शार्प घोषित करके कम कर दिया गया है। इसलिए इसके बाहर सुरक्षा गार्ड होते हैं। एटीएम के अंदर पैसा जमा किया जाता है। एक और समूह ऐसे लोगों का है जो एटीएम में पैसे जमा करते हैं। उनका काम भी शार्प की तरह कम हो गया है। यानी समस्या बहुविध है। फिर एआई आ गया है। एआई का असली खून खराबा शुरू होने वाला है। अभी हमने जो देखा है वो केवल लक्षण है, यही वास्तविकता है। यानी भारत में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ये हमारे कंट्रोल से परे एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बच्चे विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने से क्या मतलब है? अब जो लोग चीन से विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं, वे लौट रहे हैं। भारत से विदेश में पढ़ाई करने जा रहे कई लोग इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में कोई उम्मीद और अपेक्षा नहीं है। इसलिए वे काम करने के लिए विदेश जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, भारत में एक मुद्दा नहीं, बल्कि कई मुद्दे हैं। भारत में मध्यम वर्ग, खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले, अपने बच्चों के लिए वैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं जैसा वे चाहते हैं। नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। यही वह मुद्दा है जो आपने भारत में देखा है। महाराष्ट्र में जो आरक्षण हुआ, यानी एक समुदाय को पिछड़ा वर्ग के तौर पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। आखिरकार फडणवीस सरकार ने उन्हें बुलाया और कहा कि उन्हें यह प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
जब यह हो गया तो एक ओबीसी नेता छगन भुजबल ने फडणवीस सरकार के भीतर से इसका बहिष्कार कर दिया। इसका क्या कारण है? आरक्षण अचानक स्थायी क्यों हो गया? ये सब यहाँ के राजनीतिक दलों द्वारा दिए जा रहे गंदे अनजाने प्रस्ताव है। इन सब का कारण यह है कि वे चुनाव जीतने के लिए उन्हें यह प्रतिशत दे सकते हैं, वे उन्हें यह दे सकते हैं। यहाँ कितने मीडिया संस्थान इस पर रिपोर्ट करते हैं? आप जानते हैं, बहुत कम लोग। लेकिन यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो हुआ है। यह महाराष्ट्र में हुआ। इसी तरह असम में जो आंदोलन हो रहा है उसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ का मुख्य धारा का मीडिया इस पर रिपोर्ट नहीं करता। असम में भी चुनाव आ रहे हैं। इसमें क्या है? और यह आरक्षण के लिए एक स्थायी आरक्षण भी है। इसलिए आपको समझना चाहिए, हमें वास्तव में एक बात समझनी चाहिए। तो जिनके पास आरक्षण है उन्हें नौकरी मिलती है, जिनके पास आरक्षण है उन्हें कई जगहों पर प्रवेश मिलता है। तो यह सामान्य वर्ग है, उनके पास आरक्षण नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है। वे क्या करेंगे? क्या आप अब प्रश्न की प्रासंगिकता को समझते हैं? उनके पास जाने का एकमात्र रास्ता इस आंदोलन के माध्यम से है। इसलिए मैंने कहा, युवाओं को कम मत आंकिए, जनरेशन जी नामक पीढ़ी को कम मत आंकिए। वे इस नए सोशल मीडिया पर पैदा हुए हैं, उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कर्ज और ये सभी घटनाएं उनके माता पिता द्वारा खर्च की जाती हैं। जब वे बाहर आते हैं और बेरोजगार होते हैं तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। यह ड्रग का मामला न केवल केरल में बल्कि भारत में भी बढ़ रहा है। युवाओं में ड्रग के मामले, आपराधिक मामले, चोरी के मामले और इसी तरह के मामले बढ़ रहे हैं। मानसिक रूप से टूटे हुए नौजवान को अगला कदम क्या होगा यह याद न रहे, इसीलिए दवाओं का उपयोग, इसके लिए उसे इधर उधर से कुछ पैसे मिल जाएंगे, जेल भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जो कह रहा हूं वह इसी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। नौकरी, अगर हम यह नौकरी नहीं देंगे, अगर सरकार कई जगहों पर इसे नहीं बनाएगी तो यह मुद्दा हो जाएगा। यह राष्ट्रवाद कितना उबाल कर उनके मुंह में डाला जा रहा है, इसकी एक सीमा है। अब अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो आपको भाजपा का पुराना राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद कहीं नजर नहीं आता। यह सब कहां चला गया? लोगों को यह सब समझ आया कि यह सब झूठ है। जमीनी हकीकत ही सबसे बड़ा सच है। यानी मैं जो कहने जा रहा हूं वो यह है कि मैं नहीं चाहता कि नेपाल भारत में आए और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन सरकार को समझना चाहिए, जब बिहार चुनाव खत्म हो जाएंगे, जब नतीजे आएंगे, मैं आपको यह बात सही बता रहा हूं कि बीजेपी और जेडीयू चुनाव हार जाएगी। बहुत दुखद होगी। अगर इसे मिला दिया जाए तो इस संयुक्त गठबंधन सहयोगी के साथ उन्हें केवल 20 सीटें मिलेंगी। वहां उन्होंने सड़क पर मंत्रियों और विधायकों को पीटा और फिर वोट चोरी के मुद्दे ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, खासकर बिहार में। फिर वही मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, यानी अगर चुनाव आयोग के कई फैसले गलत हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश में आप अराजकता की स्थिति में नहीं रह सकते और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप केवल उनकी सभी जरूरतों को पूरा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। यही मैंने कहा। इसमें कई समस्याएं हैं। किस तरह से यह मोदी सरकार को प्रभावित करने जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डीप स्टेट कहते हैं या अमेरिकी सिद्धांत। यह भारत ही है जिसका सामना करने की जरूरत है। यहाँ के शासक वर्ग को ही इसे संबोधित करने और इसे सुलझाने और इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। यही हकीकत है। मोदी सरकार युवाओं के खिलाफ हो तो आगे नहीं बढ़ सकती। भारत में इतनी आबादी है। इसी तरह भारत के इन युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आपने उनके लिए जो भी वादा किया था, अगर आपने उनके लिए कुछ करने का वादा किया है तो कम से कम उसका आधा हिस्सा तो पूरा करें। बीजेपी सरकार ने इन लोगों से कई झूठे वादे किए हैं, वे उसका 20% भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, घोर निराशा हुई है। युवा उम्मीद खो रहे हैं। अगर कोई मजबूत साक्षात्कार नहीं होगा तो इस सरकार, जनता, सेना और पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसका मुख्य प्रमाण नेपाल में हुई घटना है। मेरा मानना है कि भारत में ऐसा नहीं होगा और मेरा मानना है कि सरकार इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी।